हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे 12th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये हड़प्पा सभ्यता पर आधारित चैप्टर है और ये वीडियो का पार्ट 4 है जिसमें 2 टॉपिक रह गए थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज और अतीत को जोड़कर समझने की समस्या। पार्ट 3 तक वीडियो अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर देखें। 10-15 मिनट की वीडियो है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम देखेंगे 2 टॉपिक रह गए थे। 10वां टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज और लास्ट है अतीत को जोड़कर समझने की समस्या। तो देखते हैं 10वें टॉपिक को, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से की गई। 1961 ईस्वी में ASI नामक विभाग की स्थापना की जाती है। ASI का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना 1861 में की जाती है और इसके पहले डायरेक्टर जनरल बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही ASI का या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है और ये बेसिकली क्या करते हैं, उत्खनन कार्य करते हैं, इतिहास की वास्तविकताओं को परखते हैं, समझते हैं और उनको सामने लाते हैं। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक जो स्थल है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, मोंटगोमरी जिले के आसपास में, वहाँ पर दयाराम साहनी द्वारा इस हड़प्पा स्थल को खोजा जाता है 1921 में। फिर उसके अगले ही वर्ष 1922 ईस्वी में सिंध प्रांत के जो लड़काना ज़िला है वहाँ पर उसके आसपास के क्षेत्रों में RD बनर्जी जो कि रखालदास बनर्जी होते हैं उनके द्वारा खोजा जाता है फिर दूसरा हड़प्पाई पुरावस्तु। तो इस प्रकार से 1921 और 22 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है। और साथ ही 1924 ईस्वी में जो कि जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल होते हैं, इनके द्वारा विश्व के समक्ष एक नई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की जाती है 1924 ईस्वी में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने देख लिया हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब की। उसके बाद देखते हैं कनिंघम का भ्रम, यानी कि यही जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उनका भ्रम क्या था। तो देखिए यहाँ पर जो एक अंग्रेज व्यक्ति थे उनके द्वारा कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी गई, यानी कि हड़प्पाई मुहर अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया, पर उसे उन्होंने एक ऐसे काल में तब्दील किया जिससे अलेक्जेंडर कनिंघम परिचित थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको पहचानने में एक प्रकार से असफलता पाई, यानी कि असफल रहे, इनको पहचान नहीं पाए उन पुरावस्तुओं को। फिर 19वीं सदी में यदा कदा कभी कभी ये हड़प्पाई पुरावस्तुएं मिलती थी और अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भी पहुंचती थी, परंतु वो अलेक्जेंडर कनिंघम उन पुरावस्तुओं को समझने में पूरी तरह से असमर्थ रहते। फिर 4वीं से 7वीं सदी ईस्वी में भारत में जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री आते हैं और उनके द्वारा जो छोड़े गए वृत्तांत होते हैं उनका प्रयोग करते हैं ये अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, लेकिन उन सब में ये असफल रहते हैं। और वैसे भी ये असफल होने का कारण होता है क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम भी यही मानते हैं कि भारतीय सभ्यता का जो उद्भव है वो गंगा घाटी के किनारे से हुआ था, पर ये एक प्रकार से मिथ थी। ठीक है, और खोज के लिए जो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है वो किसमें रुचि रखते थे, लिखित स्रोत, अभिलेख, ठीक है, साहित्यिक स्रोत जो लिखित रूप से हो उनमें खोज में ज़्यादातर ये रुचि रखते थे। और 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 4वीं ईस्वी तक लगभग ये टाइम और उसके बाद के टाइम में ये ज़्यादा रुचि रखते थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, चीज़ों को खोजने में या उसका सर्वेक्षण करने में। तो अब देखते हैं जॉन मार्शल और जो व्हीलर पुरातत्वविद हुए इनमें जो उत्खनन करने के तरीके थे वो किस प्रकार के थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि जॉन मार्शल जो थे पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर देते थे, यानी कि स्तर विन्यास को अनदेखा करके और पूरे टीले की एक समान क्षैतिजीय आकार में वो उत्खनन करने पर जोर देते थे। क्षैतिजीय आकार या क्षैतिजीय तरीके से करने का मतलब है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तरीके से। ठीक है, तो क्षैतिज इस प्रकार से होता है, इस तरह से उत्खनन कार्य, यानी कि इसमें सारे के सारे जो
स्थल है उसको एक समान मान करके और क्षैतिज रूप में यानी कि हॉरिजेंटल आकार में उसका उत्खनन किया जाता था इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या होता था, बहुत सारी जो संस्कृतियाँ थी वो लुप्त हो जाती थी। बहुत सारी पुरावस्तुओं को जो कि महत्वपूर्ण पहले की संस्कृतियाँ रही होंगी उनको अनदेखा कर दिया जाता होगा और साथ ही सबको एक ही समान संस्कृति के मान लिए जाते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी थी। तो उस कमी को सुधार किया ये व्हीलर ने, जब 1944 में एएसआई के ये अध्यक्ष बने, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के ये अध्यक्ष बनते हैं REM व्हीलर। तो इन्होंने टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना आवश्यक समझा, यानी कि ये अब किस पे जोर देने लगे, वर्टिकल पे, यानी कि जो उत्खनन का तरीका होना चाहिए वो वर्टिकल लेवल में होना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक इकाई के रूप में उत्खनन किया जाएगा और उसके अनुसार उनको संस्कृति का क्रम दिया जाएगा। जैसे कि पहले खुदाई की गई तो पहले लेयर पे जो चीज़ें मिली, जो पुरावस्तुएं मिली वो सबसे नई मानी जाएगी। फिर उसके बाद जब उत्खनन कार्य किया जाएगा उससे नीचे जो पुरावस्तुएं मिलेंगी वो उसके बाद की संस्कृति मानी जाएगी। ठीक है, और उससे भी और अधिक उत्खनन किए जाए नीचे में तो वो सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाएगी। तो ये इस प्रकार से जो व्हीलर है इन्होंने टीले के स्तर विन्यास पर उत्खनन कार्य का जो तरीका अपनाया वो बेहतर माना गया। ठीक है, जो कि वर्टिकल तरीके से उत्खनन किया जाता है। तो ये छोटे अंक में एक आध नंबर में पूछ सकते हैं, तो आप याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं 11th टॉपिक, नाम है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। यानी कि हम इस टॉपिक में देखेंगे कि किस प्रकार से जो पुरातात्विद होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट वो अतीत को पूरा करने की कोशिश करते हैं और अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं और इसमें उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, हड़प्पाई जो लिपि है वो प्राप्त तो हुई है लेकिन उससे कोई खास जानकारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जो भौतिक साक्ष्य हैं, फिजिकल रिमेन्स जो होती हैं, भौतिक साक्ष्य, उनसे अतीत को पुनर्निर्मित करने में सहायता अवश्य मिलती है। यानी कि भौतिक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण करना कुछ हद तक संभव हो पाता है। जैसे कि भौतिक साक्ष्य क्या होते हैं, जो मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन, औजार या आभूषण या फिर घरेलू सामान जो रोज़मर्रा के जीवन में उस समय के लोग यूज़ किया करते थे, वो सब फिजिकल रिमेन्स यानी भौतिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो ये इनसे इतिहास के पुनर्निर्माण करने में सहायता मिलती है। लेकिन यहाँ पर जैसे कपड़ा है, चमड़ा है या लकड़ी है या सरकंडे है, ये सब सड़ गल जाते हैं क्योंकि ये जैविक पदार्थ होते हैं, बहुत लंबे हजारों वर्षों तक संरक्षित नहीं रह पाते हैं। लेकिन जो पत्थर है, धातु है, पक्की मिट्टी है, ये सभी बच जाते हैं क्योंकि ये सब ठोस होते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या तब आती है जब धार्मिक पुनर्निर्माण का मामला हो। यानी कि धार्मिक पुनर्निर्माण के मामले में थोड़ी समस्याएं आती है पुरातत्वविदों को। जैसे कि आभूषण से लदी हुई एक नारी जो कि मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता में, उसके सिर पर प्रसाधन थे, यानी कि मुकुट था उसके सिर पर, और वो जो नारी की मूर्ति मिली है, मृण मूर्तियाँ मिली है, वो पूरी तरह से सुसज्जित थे। तो उसे मातृ देवी की संज्ञा इतिहासकारों के द्वारा दी गई है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हो सकता है क्वीन हो, यानी वहाँ की रानी हो, या फिर ये मातृ देवी हो। तो इस प्रकार से इतिहासकार बहुत ही गहराई से उसका अध्ययन करते हैं और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर उस मृण मूर्तिया को मातृ देवी की संज्ञा दी गई। ठीक है, उसके बाद एक पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से, जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार कुछ संरचनाओं को अनुष्ठानिक माना गया है। जैसे कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई थी विशाल स्नानागार, उसको अनुष्ठानिक यानी कि धार्मिक संरचना माना गया है। ठीक है, जैसे कि वो खास धार्मिक कार्यों के समय में उसका इस्तेमाल किया जाता था विशाल स्नानागार का। तो ये अनुष्ठानिक संरचनाएं मानी गई है। लोथल से वेदिकाएं भी मिली है, वेदियाँ भी मिली है, तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक संरचना के स्थल माने गए। फिर इसी प्रकार प्राकृतिक पूजा के भी संकेत मिलते हैं, क्योंकि जो हड़प्पाई मुहरें हैं उस पर प्राकृतिक का चित्रण देखने को मिलता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि हड़प्पाई वासी प्रकृति की पूजा करते थे।
ठीक है। इसी प्रकार एक योगी मुद्रा में बैठे याद शिव को दिखाया गया है, यानी कि जो योगी मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति है, आप चित्र में देख सकते हैं अपने बुक में, तो वो व्यक्ति को आद्य शिव का नाम दिया गया है, यानी कि उसे आद्य शिव यानी जो हमारे शिव के रूप है वो उन्हें माना गया है। फिर इसी प्रकार रुद्र देवता का उल्लेख मिलता है। रुद्र देवता का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें रुद्र देवता का उल्लेख है, और रुद्र को वर्तमान समय में देखें हम सब तो वो एक प्रकार से शिव के रूप ही माने जाते हैं। लेकिन इस ऋग्वेद में रुद्र का जो रूप है वो शिव के रूप में नहीं दिखाया गया है। सारे के सारे पॉइंट्स थे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, और ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है, यानी ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।